Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's continue our chapter 4, Motion along a straight line. In this video we will talk about some basic concept of calculus, for which we have to understand what is calculus. What calculus is consists of two, that is differentiation and integration. First we will understand what is differentiation. Generally in algebra, if we write a function relating to two variables, here x and y, then what we use is y equal to fx, y equal to 5x plus 3 और y equal to 2 sin square x. जनरली यहाँ पे जो y और x में रिलेशन हम लोगों ने शो किया है वो अलजेब्रा के टर्म्स में है. अगर मैं यहाँ पे x को चेंज करूं तो y भी उसके साथ वेरी करेगा. यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को एक बार 2 रखता हूं तो आंसर डिफरेंट आएगा, और एक बार मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 3 रखता हूं तो आंसर डिफरेंट आएगा. तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को वेरी करता हूं तो y भी उसके साथ चेंज होगा. सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स में इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि दो वैल्यूज एक दूसरे के साथ चेंज के टर्म्स में कैसे रिलेट होती हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. इफ अ बॉय इज रनिंग then the distance covered by him will change as the time changes. ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बॉय रन करेगा तो उसका डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वली साइड बाय साइड चेंज होंगे. तो उन चेंज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा वाई, और जो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज डेल्टा एक्स. तो उनको मैं लिखने के टर्म्स में क्या लिखूंगा, दैट विल बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. व्हेन द चेंज डन इन डेल्टा एक्स वेरी स्मॉलली, देन अगर मैं डेल्टा एक्स में चेंज करूंगा तो वहां पे डेल्टा वाई भी क्या होगा, चेंज होगा. अब इसी चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेरिएबल के टर्म्स में जिसको हम लोग बोलते हैं dy बाय dx, एंड हियर dy बाय dx इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये हमें एक नया मेथड समझाता है जिससे हम लोग दो वैल्यूज को एक दूसरे के साथ रिलेट करके चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है दैट इज dy बाय dx, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि दो वैल्यूज को कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं. तो dy बाय dx इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s. यहाँ पे जो y है वो x के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड उसके साथ वेरी कर रहा है. अगर y की x की वैल्यू वेरी करेगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इसके साथ वेरी करेगी. अब ये कॉन्सेप्ट के साथ हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए जो कि फिजिक्स में अभी यूज होने वाले हैं आगे फर्दर चैप्टर्स में. पहला, अगर मैं यहाँ पे y को एक फंक्शन मान लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं y को बोलता हूँ y इक्वल टू fx, तो हमारे पास वैल्यू ये fx एक फंक्शन है. तो y की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में बोलता हूँ x पावर n, तो उसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो होगा n x n माइनस 1 पावर में. तो ये इसका चेंज का फॉर्मूला बन गया जो कि हम लोग इसमें यूज करेंगे. तो चाहो तो वैल्यू याद कर सको तो याद कर लो, या तो उसको अंडरस्टैंड करके एक टर्म्स में समझ लो. पहला है, अगर यहाँ पे y कांस्टेंट है, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट विल बी 0. अगर मेरे पास y की वैल्यू है log e x, तो उसका डिफरेंशिएशन बनेगा 1 अपॉन x. अगर y की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी गई है log a x, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 1 अपॉन x log a e, और इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं 1 अपॉन x log e a. साइन, अगर y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी cos x. cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस sin x, तो ये हमारे पास बनेगा इसका माइनस sin x. tan x के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं दैट विल बी sec स्क्वायर x. एंड अगर सिर्फ एक वेरिएबल x के टर्म्स में हमें दिया हुआ है तो उसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो होगा y. ये बेसिक रूल्स हमें डिफरेंशिएशन के याद रखने हैं बिकॉज वो आगे फर्दर चैप्टर्स में यूज होंगे. अब इसके आगे देखते हैं डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट के कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है दो फंक्शंस के बीच में. अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शंस लेता हूं, जैसे पहला मैंने ले लिया f1x और दूसरा मैंने ले लिया f2x, तो f1x और f2x मेरे पास दो फंक्शंस हैं. सी हियर f1x एंड f2x. अगर मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला ये होता है दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट प्लस सेकेंड प्रोडक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट विल बी डी बाई डी एक्स इक्वल टू f1x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बिकॉज ये फॉर्मूला हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम करता है। सी, अगर मैं यहां पे वैल्यू लेता हूं दैट विल बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जो साइन एक्स स्क्वायर है वो मेरा f1x है, मतलब फंक्शन 1, और जो साइन x है वो मेरा फंक्शन 2 है। अब dy बाई डी एक्स इसका मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो ऊपर यूज किया हम लोगों ने, दैट इज एक्स स्क्वायर। पहले फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, स्टे करेंगे, और दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस साइन एक्स को फिर स्टे करेंगे और दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये मेथड से हम लोग दोनों को प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अभी फॉर्मूले में ऊपर मैंने बताया कितना होता है कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो वहां पे हमारे पास फॉर्मूले के बाद बनेगा 2x। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया दोनों का प्रोडक्ट। अब एक तरफ प्रोडक्ट वाली वैल्यूज को लिख के हम लोग क्या बनाएंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2x। ये हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट निकल गया। अब यहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर मुझे डिवाइड के टर्म्स में निकालना है तो क्या करूंगा, प्रोडक्ट तो पता चल गया, अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं किसी दो डिफरेंशियल फंक्शंस को तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर को सबसे पहले, देन माइनस न्यूमरेटर को स्टे करेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर को वहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे डिवाइड के टर्म्स में। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे f1 और x को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल रखा है, प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ रहा है इस चीज को, देख लो। ये fx1 और f2x को मैंने, f1x को मैंने न्यूमरेटर बोला हुआ है और f2x को मैंने डिनोमिनेटर बोला हुआ है। अब एग्जांपल देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को मैंने न्यूमरेटर बोल दिया, बिकॉज फॉर्मूले से रिलेट करके हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और नीचे वाले को मैंने एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर बोल दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को स्टे करेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को अब स्टे करेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन करेंगे, और सॉरी डिफरेंशिएशन, और डिवाइड करेंगे इसको एक्स स्क्वायर, मतलब कि न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी, इसको फॉर्मूलेस के टर्म्स में यूज करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x cos x माइनस 2 sin x अपॉन x क्यूब। एक x से एक यहाँ पे x को कैंसल आउट कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास x cos x माइनस 2 sin x अपॉन x क्यूब। अब इससे हमें ये पता चलता है कि दो फंक्शंस का हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स में कैसे डिवाइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। जितना मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट कवर अप किया डिफरेंशिएशन के लिए, अगर उतना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को जनरली हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ क्यों बोल सकते हैं, मॉडर्न एडिशन बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग किसी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को सम अप करना। अब होता क्या, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन अ पैरामीटर कंडीशन इज डिटरमाइंड इन स्मॉल इंटरवल्स एंड देन सम एडेड, सो we have to integrate the function for the parameter. Integration is represented by the symbol। आप इंटीग्रेशन को इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, जिसको बनाने का तरीका है जनरली ऐसे। अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx, उसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका सिंबल। तो इस तरीके से जब हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। fx का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो डेट इज द मीनिंग ऑफ fx। अब इंटीग्रेशन को हम लोग जनरली एक और टर्म से बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पीछे जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन गेट किया है उसका अगर मैं रिवर्स कर दूं तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन। इट मींस दैट इफ gx इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देन फंक्शन fx को अगर मैं लिखूंगा तो fx मेरे पास फंक्शन है, तो उसका जो gx आएगा वो मेरे पास आएगा, दैट इज द इंटीग्रेशन। तो gx इज द फंक्शन ऑफ fx, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू बनेगी वो एक कांस्टेंट के साथ लिखी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं fx प्लस c।
यहाँ पे c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो उसको पुट अप करते हैं, तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे c लिखा हुआ है, और c की मीनिंग है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज it is used for some function having the some differential coefficient may be different in constant, such integration is called the indefinite integrals। मतलब किसी चीज के पास अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हम लोग उसको वहां पे उस c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एग्जांपल के लिए इंटीग्रेशन बताता हूं तो ये क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास 8x, और यहाँ पे 4x स्क्वायर 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 8x। दोनों के टर्म्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 का इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्यों नहीं किया, बिकॉज वो एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 7 पहले वाले में मिसिंग था उसको हम लोग वहां पे c से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पे c यूज कर रहे हैं। अब कुछ फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे यूज होंगे, उसको प्रॉपर्ली याद करना है। पहला मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है हमारे पास x पावर n डॉट dx। तो अगर मुझे किसी पावर का इंटीग्रेशन निकालना तो उसका होता है दैट विल बी x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जो उसका पावर है उसके साथ उसको फ्रैक्शन में हम लोग ऐड कर देंगे और प्लस c। यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। तो एग्जांपल देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा है x पावर 5 dx, तो उसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, x पावर 5 प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा x प्लस 6 अपॉन 6 प्लस c यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे अगर मेरे पास दिया हुआ है दैट इज 3x 11 अपॉन 2 dx। अगर पावर में 11 अपॉन 2 फ्रैक्शन के टर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है। नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है, अलजेब्रा से हमें ये चीज पता होती है कि नंबर कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं और x y z जो होते हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। फॉर दैट x 11 अपॉन 2 dx हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 11 अपॉन 2 प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 11 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 16 अपॉन 13 x 13 अपॉन 2 प्लस c, ये हमारे पास सॉल्व हो गया इसका। सिमिलरली यहाँ पे 5 अपॉन x पावर 7 के लिए इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से 5 को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ -7 का। फ्रैक्शन से ऊपर जब वैल्यू हो जाती है तो वो किस में चली जाती है, इनवर्स में। तो यहाँ पे -7 dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास -7 प्लस 1 दैट विल बी -6, और ऊपर -7 प्लस 1 दैट विल बी -6। तो ये बनेगा -5 अपॉन 6 x पावर -6 प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं log e x प्लस c। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास माइनस cos x प्लस c। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x प्लस c। e पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास e पावर x प्लस c ही रहता है। ये थोड़ा सा कांस्टेंट के लिए यूज होता है, तो याद थोड़ा सा इसको ध्यान देना। सेक स्क्वायर के लिए जो यूज करते हैं हम लोग दैट इज टर्म एज अ tan x प्लस c, एंड dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास होता है दैट इज c। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले गेट किए जो कि इंटीग्रेशन में आगे यूज होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो डेफिनाइट इंटीग्रल्स जनरली तब यूज किए जाते हैं जब when the integration is performed between the given limits के टर्म में जब हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी चीज को तो उसको डेफिनाइट इंटीग्रल्स बोला जाता है। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास वैल्यू कोई डिफाइन के टर्म्स में हो तो वहां पे हम लोग उसको क्या यूज करते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल्स। डेफिनाइट इंटीग्रल्स का टर्म कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन का सिंबल और यहाँ पे दो लिमिट्स होती हैं, इनको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। याद करने का तरीका क्या है कि जब भी कोई वैल्यू कंसीडर की जाती है तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू होती है और एक फाइनल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात की जा रही है वो हमारे पास एक तरीके से वो चीज जो इनिशियल और फाइनल हम लोग पहले कंसीडर करते थे उसको हम लोग लिमिट के टर्म्स में पढ़ते हैं। मतलब कि कोई बॉडी के पास एक लिमिटेड वैल्यू है तो वो स्टार्टिंग कुछ होगा उसके पास दैट इज लोअर लिमिट, और अपर लिमिट वो कहाँ तक एक्सटेंड होके गया है, और एफ एक्स फंक्शन है डीएफ के टर्म में इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन इसका करता हूं तो यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हम लोग एक मेथड यूज करते हैं दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट की जाती है दैट इज अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देते हैं।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूज होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है डेट इज लिमिट 1 से 3, मतलब कि जो लोअर लिमिट है वो 1 है और 3 क्या है मेरे पास अपर लिमिट। फंक्शन मुझे दिया हुआ है f(x³ dx। हमें पता है कि 5 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन किसका होगा x³ dx का लिमिट के साथ। अब यहाँ पे x³ को इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट विल बी x 3+1/3+1। ये कहां से किया, बिकॉज फॉर्मूला जो होता है हमारे पास इसका ये लिखते हैं दैट इज x n+1/n+1। तो हमारे पास जो पावर में वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में भी हम लोग एक एक्सटेंड करके लिखते हैं। तो यहाँ 3+1/3+1 और लिमिट दैट इज 1 to 3। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x⁴/4 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे x की जगह हम लोग रखेंगे 3 क्योंकि वो हमारी अपर लिमिट है, एंड माइनस करेंगे किससे 1/1 से बिकॉज वो हमारी लोअर लिमिट है। अब 3 की पावर 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डेट विल बिकम 81 - 1 दैट इज 80, और यहाँ -5/4 से जब उसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 100। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। लास्ट में एक और फंक्शन के लिए देख लेते हैं। cos x dx मुझे दिया हुआ है, तो cos x dx के टर्म में अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो क्या बनेगा, सी तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के फंक्शन दिया हुआ है दैट इज cos dx। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर लिमिट मेरे पास π/2 दी गई है। तो cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin x। ऊपर अभी फॉर्मूले में सीधा यूज किया हम लोगों ने, दैट इज अपर लिमिट 0 है, लोअर अपर लिमिट है हमारे पास π/2 और लोअर लिमिट है 0। माइनस कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू आएगी sin π/2 की होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 1। ये हमारे पास कंसीडर हो गया फॉर द इंटीग्रेशन। अब इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आया कि हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब वहां पे प्रूविंग के टर्म्स में हम लोग ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।